हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम यहां पे जानेंगे कि व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ नॉट मैथमेटिकली प्रूव्ड। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और कंसिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या रिजल्ट्स हैं। ओके, देखिए ये हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, और इन्होंने ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दिया था, जो कि मैथमेटिकली मतलब प्रूव्ड नहीं है, मतलब उनका कोई मैथमेटिकली डेरिवेशन नहीं है, ओनली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर निर्भर करता है। ओके, इट इज डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ओके एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ओके एंड और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बारे में बात करता है। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना, मतलब एनर्जी ना इधर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, इट रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन जितना आप एनर्जी है उतने को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एनर्जी को कहीं से उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक हो। ओके, अब ब्लॉक को हम हथौड़े से उस पर मार रहे हैं, मतलब पीट रहे हैं या ठोक रहे हैं, तो उसमें जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो कुछ हीट एनर्जी में, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा निकल के। जितना आपने फोर्स दिया है उतना ही वहाँ से रिजल्ट के रूप में आएगा। ठीक, अब देखिए गिवन बाय जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इसको दिया था और बेस्ड इंटायरली ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने बताया ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कंजर्वेशन पे मतलब डिपेंड करता है एंड इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट निकल के आता है, जिसको यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए जूल ने तो मैथमेटिकली प्रूव किया नहीं था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमें पता चलता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे आया। तो चलिए देखते हैं। देखिए जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पहले एक कंटेनर लिया था। ठीक, कंटेनर लिया था और उसमें एक सॉफ्ट उन्होंने लगा दिया, और सॉफ्ट में ये क्या है, इंटरनल पैडल व्हील। उन्होंने उसमें कुछ व्हील्स लगा दिए और शाफ्ट के ऊपरी सिरे में मतलब इससे मतलब रोप से कनेक्ट कर दिया। उन्होंने रोप से कनेक्ट कर दिया और उससे कुछ वेट को अटैच कर दिया दोनों साइड इधर भी, और ये पुली है जिससे मतलब स्मूथली मोशन हो पाए रोप का। जब क्या होगा कि ये ब्लॉक्स जब नीचे आएंगे तो यहाँ से रोप इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे कि ये सॉफ्ट रोटेट करेगा। जब सॉफ्ट रोटेट करेगा तो ये जो पैडल है ये रोटेट करेगा, और ये जो पैडल है ये रोटेट करेगा। जब पैडल रोटेट करेगा तो इसमें फ्लूइड भरा है। फ्लूइड मतलब H2O, हमने इसमें बॉटल को फिल कर रखा है। ठीक है, बॉटल को फिल कर रखा है। जब मतलब इसमें रोटेशन होगा तो इसकी रेंडमनेस बढ़ेगी तो इसमें हीट जनरेट होगी। ठीक, मान लीजिए इसमें हीट जो थी
वो T1 थी, मतलब TI थी, मतलब इनिशियल हीट थी। लेकिन जब इसमें वर्क ऐड हुआ, जब इसमें रोटेशन हुआ, मतलब इसमें वर्क जब ऐड हुआ, तो इसकी टेम्परेचर T फाइनल हो गया। ठीक, इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो गया। तो लीजिए एक मतलब एक प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं। सॉरी, एक प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पीवी डायग्राम है या टीएस डायग्राम है, मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि जितनी एनर्जी इसमें डाली गई है उतनी एनर्जी ही निकल के आएगी, मतलब कंजर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए पॉइंट 1 पे थे, ठीक है, और इसमें वर्क हमने किया, मतलब इसको घुमाया, एक तरह का वर्क किया, तो ये दूसरे पॉइंट पे आ गए। दूसरे पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गए, एक प्रोसेस हुआ। जब इसमें वर्क ऐड हुआ, एक प्रोसेस हुआ, लेकिन इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, मान लीजिए टेम्परेचर T1 था, लेकिन बाद में इसका टेम्परेचर T फाइनल हो गया। लेकिन कुछ देर बाद ही फिर से टेम्परेचर T1 हो गया। जब इसको रेस्ट पे छोड़ दिया तो इसका टेम्परेचर T1 हो गया, मतलब यहाँ से हीट रिजेक्ट हो गई। तो इससे क्या पता चला कि इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। जहाँ से चले थे यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गए, मतलब इनिशियल पॉइंट पे फिर से पहुँच गए। इट मीन इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। और यहाँ से निकल के आया टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क। मैंने जितना हमने यहाँ पे वर्क परफॉर्म किया था उतना टोटल हीट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट फॉर साइक्लिक प्रोसेस। फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द नेट वर्क इंटरेक्शन। एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो नेट हीट इंटरेक्शन था वो नेट वर्क इंटरेक्शन के इक्वल टू हो गया। और इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इस तरह से, मैथमेटिकली लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल की इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। और ये जो है ये साइक्लिक, हमने जैसे अभी देखा, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए है, साइक्लिक। और ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए है। पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल मतलब हम बात करेंगे कि अगर हम पॉजिटिव वर्क दे रहे हैं तो हीट इंटरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, तो हम जानते हैं कि वर्क डन के लिए अगर हम वर्क हमें मिल रहा है, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता चलता है डेल क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क। ये टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पे इक्वल टू है, इसका मतलब ये टर्म भी पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला कि वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल के लिए नेट वर्क इंटरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो नेट हीट इंटरेक्शन आल्सो पॉजिटिव। ओके, अब बात करते हैं वर्क कंज्यूमिंग साइकिल के लिए। तो हमें पता है कि पावर कंज्यूमिंग साइकिल के लिए जो वर्क डन है वो निगेटिव होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क। ये वैल्यू निगेटिव है और यहाँ इक्वल टू है, इसका मतलब ये वैल्यू भी निगेटिव निकल कर आएगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पावर कंज्यूमिंग साइकिल के लिए जो नेट हीट इंटरेक्शन है वो निगेटिव होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी पे बेस एक MCQ को सॉल्व करेंगे। देखिए इन ए साइक्लिक प्रोसेस, पहले ही बोल दिया कि जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है। हीट ट्रांसफ़र आर, तो देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करेंगे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेट वर्क इक्वल टू नेट हीट। ठीक, तो देखिए
इसके बारे में बात करते हैं हम। हीट ट्रांसफ़र आर, हीट की वैल्यू इतना दी, यहाँ पे पॉजिटिव हीट दिया है, इसका मतलब सिस्टम को हीट दे रहे हैं, और यहाँ पे निगेटिव हीट है, इसका मतलब सिस्टम से हीट निकल रही है, और सेम वैल्यू इधर भी दी गई है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ हीट मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, द नेट वर्क फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस। हीट हमें दिया गया है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेटवर्क हमें निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 14.7 माइनस 25.2 माइनस 3.56 प्लस 31.5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 17.44 किलो जूल। अब हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब कि ये जो साइकिल है ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखिए जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला क्या है, हीट इंटरेक्शन इज ए पाथ फंक्शन। जो हीट एनर्जी है, जो हीट इंटरेक्शन है वो एक पाथ फंक्शन है। ठीक, अभी इसको हम प्रूव करेंगे। और दूसरा क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उस मतलब प्रॉपर्टी को बताती है, एनर्जी की एनर्जी प्रॉपर्टी है, मतलब इट इज ए पॉइंट फंक्शन, मतलब कि जो एनर्जी है वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो पॉइंट फंक्शन है। एनर्जी मीन इंटरनल एनर्जी। और तीसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है। मान लीजिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक, और इसको इंसुलेट कर देते हैं, इंसुलेट कर दिए, इसका मतलब डेल क्यू इक्वल टू 0, मतलब नो हीट ट्रांसफ़र। मतलब यहाँ मतलब ये बाउंडेड है तो मास का ट्रांसफ़र होगा नहीं, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब नो हीट ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मतलब जो अंदर की जो एनर्जी है वो एज इट ही रहेगी, इट मीन कि एनर्जी जो अंदर की है वो कांस्टेंट रहेगी। और चौथा पॉइंट क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड PMM1 इज़ नॉट पॉसिबल, मीन इम्पॉसिबल। और इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ते हैं। देखिए कंसिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट, मतलब कंसिक्वेंसेस 1 मतलब हीट इंटरेक्शन इज ए पाथ फंक्शन। अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे कि हीट इंटरेक्शन कैसे पाथ फंक्शन है। ठीक है, देखिए फॉर साइकिल 1A2C1, देखिए 1A2C1 ये C है। ठीक, अब यहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल हीट इक्वल टू टोटल हीट इक्वल टू टोटल वर्क। तो देखिए अब इस साइकिल के लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे, देखिए Q1A2, देखिए हीट इंटरेक्शन 1A2 और फिर हीट इंटरेक्शन 2C1, क्योंकि एक साइकिल है तो हीट इंटरेक्शन ऑफ 2C1 इक्वल टू ये हो गया। अब ये टर्म W ऑफ 1A2 प्लस W ऑफ 2C1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट साइकिल की हम बात करते हैं। फॉर साइकिल 1A2B1, देखिए हमने इस साइकिल की बात कर ली थी, अब हम बात कर रहे हैं 1A2B1, ये है B, एक साइकिल की बात, दूसरी साइकिल मतलब इस साइकिल की बात अब हम कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम लगाएंगे। तो Q1A2 प्लस Q2B1 इक्वल टू इक्वल टू W1A2 प्लस W ऑफ 2B1 ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब पहले वाली मतलब दूसरे इक्वेशन से पहले वाली इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। फ्रॉम 2 माइनस 1, इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? कुछ टर्म हो गए कैंसिल आउट हो जाएंगे जो कि कॉमन है। देखिए 1A2 1A2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल होंगे। अब इसमें से इसको माइनस किया है तो क्या निकल के आएगा? Q2B1 माइनस Q2C1 इक्वल टू W2B1 माइनस W2C1, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये पाथ फंक्शन है। देखिए W ऑफ 2B1 इसकी बात हो रही है, W ऑफ 2C1। तो हमें पहले से पता है कि वर्क क्या है? पाथ फंक्शन मतलब वर्क जो है वो पाथ फॉलो करता है। तो ये पाथ अलग है और ये पाथ अलग है, ठीक है। अगर पाथ अलग अलग है तो दोनों पाथ मतलब सेम नहीं है। जब दोनों पाथ सेम नहीं है तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो जीरो नहीं होगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये पूरी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, ये वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। अब ये वैल्यू जो है Q2B1 नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो इक्वल टू जीरो होता। तो नॉट इक्वल टू Q2C1, तो इस पाथ की हीट और इस पाथ की हीट इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पाथ पे डिपेंड कर रही है तभी तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से निकल के आता है इट इज ए पाथ फंक्शन। व्हाट? हीट इंटरेक्शन। क्या पाथ फंक्शन है? हीट इंटरेक्शन। हीट इंटरेक्शन इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।